नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मालती जोशी द्वारा लिखी हुई कहानी स्वयंवर का दूसरा भाग। तो आइए सुनते हैं। हैरत तो तब होती है जब अम्मा सारी स्थिति के लिए उसे ही कोसने लगती हैं। उसके त्याग और तपस्या की गाथा तब ये भी भूल जाती हैं। परेशान है प्रभा, क्या करे, कहाँ जाए। कितनी बार मन होता है कि कुछ खाकर सो रहे पटरी पर लेट जाए या तालाब में छलांग लगा दे, पर बिन ब्याही लड़कियों का मरना भी तो निरापद नहीं होता। 100 तरह की बातें गढ़ लेते हैं लोग। ऐसी छीछा लेतर होती है कि परिवार जिंदगी भर उससे उबर नहीं पाएगा, यानी कि मरने के बाद भी वह इन लोगों का तिरस्कार व अपमान झेलती रहेगी। इतनी असहाय हो उठती है वो कभी कभी। बाबूजी की अकाल मृत्यु के बाद इतनी कच्ची उम्र में उसने पूरे परिवार का बोझ उठा लिया था। तब भी इतनी हताश नहीं हुई थी वह, पर अब तो जैसे अपना अस्तित्व ही भार लगने लगा है। दीदी, ओ दीदी। विभा बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक दिए जा रही थी। क्या है? नल बंद कर प्रभा ने संकित स्वर में पूछा। कहीं अम्मा को फिर से चक्कर तो नहीं आ गए? उसे डर हो आया। उसका नाम क्या है दीदी? विभा पूछ रही थी। गोपाल दा की फियोंसे का, मेरा मतलब है प्रेमिका का। उषा किरण। क्यों? उसकी फोटो आई है पेपर में। कितनी मोटी हो गई है, देखो तो। किस लिए आई है फोटो? प्रभा पूछती ही रह गई। तब तक विभा ड्राइंग रूम में पहुंच चुकी थी। इतनी कोफ्त हुई उसे और हंसी भी आई। ऐसी जरूरी बात थी कि नहाने तक इंतजार नहीं किया जा सकता था। पर विभा है ही ऐसी। धीरज शब्द तो जैसे उसके शब्दकोश में है ही नहीं। थोड़ा अच्छा भी लगा। कितने अरसे बाद विभा ने पुराने लाड़ भरे अंदाज में पुकारा था। उत्सुकता तो उसे भी थी। किसी तरह चटपट नहाकर बाहर आई और विभा के हाथ से पेपर झटक ही लिया। हाँ, वही तो थी उषा, नए जिलाधीश की पत्नी। बड़ी गौरवशाली मुद्रा में खिलाड़ियों को पुरस्कार बांट रही थी। गोरी भैंस, विभा ने कहा और मुंह बिचका दिया। अरे अरे, ऐसा नहीं कहते। जानती हो, अपने जमाने में कॉलेज की ब्यूटी क्वीन हुआ करती थी। होंगी। मन तो एकदम काला है। प्रभा ने बहन की ओर देखा। नफरत तो जैसे उसके चेहरे पर फूट रही थी। एकदम पारदर्शी चेहरा है विभा का। राग द्वेष कुछ भी छिपा नहीं रहता। गोपाल दा पर उसकी विशेष आस्था है, भक्ति है। उनके प्रति किसी अन्याय को वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्षमा करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। वैसे उषा को क्षमा तो किसी ने भी नहीं किया था। 4 साल तक प्रणय के गीत गाने के बाद कितनी आसानी से उसने अपना स्वर बदल लिया था। दुर्घटनाएं तो रोज ही होती हैं। अखबार में या रेडियो पर खबर सुन लेने भर का रिश्ता होता है उनसे। मन में थोड़ी सी करुणा, व्यवस्था के प्रति आक्रोश होता है, और एक दुर्घटना जीवन भी बदल सकती है। ये उसी समय पता चला। कैसे भयावह रेल दुर्घटना थी वह। अखबार में फोटो देखकर ही मन कांप उठा था। अखबारें और सरकारी आदमियों का तालमेल बिठा लेने के बाद ही हताहतों की संख्या 90 से ऊपर पहुंच चुकी थी। गोपालदा भी उसी ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। यह सोचकर ही कलेजा मुंह को आता था। बाद में जब उनका नाम घायलों की सूची में निकला तो सबने राहत की सांस ली थी। गोपालदा बच गए थे, पर उस समय उन्हें देखकर लगा इस जीवन से तो मौत ही अच्छी थी। कम से कम इस मानसिक और शारीरिक यंत्रणा से तो बच जाते। पूरे 6 घंटे मलबे के नीचे दबे रहने के कारण एक पांव संज्ञा शून्य हो चुका था। जबड़ा एक और झूल गया था, माथा बुरी तरह झुलस गया था। पहली बार जब उन्हें अस्पताल में देखा था तो रोंगटे खड़े हो गए थे। कहाँ थे वो हंसमुख गोपालदा? यहाँ तो पट्टियों में जकड़ा हुआ एक असहाय मानव शरीर था। घाव तो धीरे धीरे भर गए थे। चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी भी करवानी पड़ी थी। पाँव लेकिन ठीक नहीं हो सका। घुटनों से नीचे तक का भाग संज्ञा शून्य ही बना रहा। एक साबुत था, इसलिए काटकर अलग भी नहीं किया जा सकता था। शरीर के घाव तो किसी तरह भर भी गए थे, पर मन के घाव भरने में वर्षों लगे होंगे। उषा किरण केवल एक बार देखने आई थी, उसके बाद उसका पता ही नहीं चला। पूरी तरह स्वस्थ होने में उन्हें 2 वर्ष लगे। इतने लंबे अंतराल के बावजूद उनकी बैंक ने उन्हें काम पर फिर से ले लिया।
यथासंभव सारी सुविधाएं भी दीं। इन काले दिनों में जिसने उनका साथ निभाया, उन्होंने भरसक उसका प्रतिदान किया। साई की तरह साथ रहने वाले मौसी के लड़के को इंजीनियर बनाया। दिन रात तीमारदारी करने वाले रामचरण की बेटी के विवाह का पूरा खर्च उन्होंने वहन किया। आनंद की मेडिकल की पढ़ाई अर्थाभाव के कारण एक दिन भी रुकने नहीं दी। प्रभा जब तक व्यवस्था कर पाती तब तक फीस का, पुस्तकों का प्रबंध हो जाता। तब से उन्हें यही शौक हो गया था। गरीब रिश्तेदारों को कोई बच्चों को ले आते, उनकी पढ़ाई का, खाने पीने का पूरा खर्च उठाते। घर क्या था, अच्छा खासा हॉस्टल बन गया था। रामचरण पूरी कमान संभाले रहता। उनकी माताजी जो 2-4 बार आई भी तो इस गुलकपाड़े से ऊब कर वापस गांव चली गईं। गोपाल दा भी उन्हें रोकने का उपक्रम नहीं करते। जब तक रहती शादी की रट लगाए रहती। दीदी क्या? इसी शहर में उसका होना गोपाल दा को कैसा लगता होगा? विवाह का युवा भावुक मन बार बार यही सोचकर परेशान हुआ जा रहा था। बात बदलने की गरज से प्रभा ने पूछ लिया, बहुत दिन से इधर आए नहीं गोपाल दा? उन पर बैन लग गया है। क्यों? उनके आने से मेरा दिमाग जो खराब हो जाता है। प्रभा ने देखा विवाह का चेहरा उतरने लगा है। सुबह वाली लाड़ भरी मुद्रा फिर लुप्त हो गई है। लेकिन प्रभा को गुस्सा नहीं आया, बल्कि दया होने लगी। इतनी जरासी तो है बेचारी, घर के सनिश्चर भरे वातावरण में अपना संतुलन खो बैठती है तो क्या गलत है? वह साफ देख रही है कि घर में उसके लिए कोई चिंतित नहीं है। शायद यही उपेक्षा उसके लिए असुरक्षा बन गई है। वह मन ही मन जरूर सोचती होगी कि जब तक लोग उसके बारे में सोचना शुरू करेंगे वह दीदी की तरह बुढ़ा चुकी होगी। निराशा, बस निराशा के अलावा कुछ नहीं। स्कूल से सीधे गोपालदा के घर पहुंच गई थी वह। तब तक गोपालदा बैंक से लौटे भी नहीं थे। घर पर रामचरण था और दिनेश, गोपालदा की बुआ का लड़का। उसकी गर्मी की कक्षाएं सुबह होती थीं, इसलिए घर पर था। दोनों ही उसे जानते थे, इसलिए आदर के साथ उसे बिठाया गया। चाय बाय भी पिलाई गई। दिनेश उसके पास बैठकर इधर उधर की बातें करता रहा। दीदी 6 बजते ही वह उठ खड़ा हुआ और क्षमा याचना के स्वर में बोला, एक कोचिंग क्लास ज्वाइन कर रखी है। कंपटीशन में बैठ रहे हो? जी। तो फिर बढ़ लो, मेरी परवाह मत करो। मेरे लिए तो ये पत्रिकाएं ही काफ़ी हैं। पत्रिकाओं का तो बहाना था। दिनेश के जाते ही उसने लोकल पेपर उठा लिया। अंतिम पृष्ठ पर श्रीमती जिलाधीश भी विराजमान थी। वह मुग्ध होकर उस चित्र को देखती रह गई। सच, सौंदर्य भी एक वरदान है। ईश्वर ने उसके साथ इतनी कृपणता क्यों की? आनंद और विवाह को तो माँ का रंग भी मिला है और रूप भी। वह अभागी बाबूजी पर गई है। बचपन में सब कहते थे पितृमुखी कन्या बड़ी भाग्यशालिनी होती है। हेलो प्रभा, कब आई? वह चौंक पड़ी। अरे आप कब आए? पता ही नहीं चला। चलता कैसे, तुम पेपर पढ़ने में तल्लीन थी। वह ऐसे सकपकाई जैसे चोरी पकड़ी गई हो। चुपचाप पेपर नीचे खिसका दिया। गोपाल दाने जैसे देखकर भी अनदेखा कर दिया और फ्रेश होने चले गए। प्रभा यत्नपूर्वक दीवार पर लगी पेंटिंग्स देखती रही। इतने समर्थ व्यक्ति का इस तरह घिसट कर चलना उससे देखा नहीं जाता था। थोड़ी देर बाद वे सफ़ेद बुर्राक कुर्ता पाजामा पहनकर आ गए और उसके सामने बैठते हुए बोले, हाँ तो अब कहिए देवी जी, हमारे गरीब खाने पर कैसे तशरीफ़ लाना हुआ? ऐसे ही। बनो मत, सीधे सीधे यह बात बता दो कि यह खादिम क्या सेवा कर सकता है। फंस गई प्रभा। आपसे जीतना इतना आसान थोड़ी ही है। अच्छा ये बताइए, आपके पड़ोस में विभाग की लेक्चरर रहती हैं ना? हाँ, क्यों? उनसे भेंट करवा सकेंगे? जरूर करवा देता, पर वह इन दिनों यहाँ नहीं है, मायके में शादी में गई हैं। इतनी जल्दी? प्रभा ने अस्फुट स्वर में कहा। इतनी जल्दी से क्या मतलब? मैडम, ऐसे लड़के ज़्यादा दिन ठहरते थोड़े ही हैं। माल मार्केट में आता भी नहीं है और हॉट केक की तरह बिक जाता है। और कोई लड़का नहीं है आपकी नज़र में? था, दिनेश का ही बड़ा भाई था, मैकेनिकल इंजीनियर है।
1400 पा रहा है। पर चाची इस बुरी तरह बिगड़ी कि फिर मैंने बात नहीं उठाई। आजकल मैं उसकी भी सगाई की खबर आ जाएगी। अम्मा तो पागल हो गई हैं आजकल, पर मैं तो पागल नहीं हूं ना। उस दिन से मैंने इधर का रुख ही नहीं किया। आप अम्मा की बात पर न जाइए। कोई अच्छा सा लड़का हो तो मुझे बताइए। विवाह की शादी अब और टालना ठीक नहीं। खैर यह बताओ, आनंद का क्या चक्कर है? राय साहब मिले थे उस दिन, बहुत परेशान थे। बोले, हार्ट पेशेंट हूँ, ज़्यादा वेट नहीं कर सकता। किसी दिन ताव आ गया तो लड़के को किडनैप कर लूँगा और मंदिर में फेरे पड़वा दूँगा। इन दोनों ने समझ क्या रखा है? भीतर तक कांप गई प्रभा। यह विषय क्या कभी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा? गोपाल दा आनंद की कसम के बारे में जानते थे। क्या बेबी प्रभा को ही दोषी ठहराएंगे? रामचरण ने उसे उबार लिया। गर्मा गर्म चाय और ढेर सारा नाश्ता सजाकर ले आया। आलू के पकौड़े, चिप्स, बिस्कुट। मैं दिनेश के साथ पी चुकी हूँ, एक कप हमारे साथ भी पी लो। जरा रामचरण के हाथ के पकौड़ियाँ तो खाकर देखो। आपका रामचरण तो एकदम आदर्श प्रेमी की भूमिका निभा रहा है। आते ही गर्मा गर्म चाय और नाश्ता तैयार मिलता है। हंस रहे थे गोपाल दा, ऐसी हंसी जिसे सुनकर रुलाई आ जाए। उषा का लावण्य से दमकता चित्र उसकी आंखों के सामने घूम गया, पर हटाहट ही वह कह बैठी, आज उषा जी का फोटो आया है पेपर में। हाँ, देखा था सुबह। विभा कह रही थी। क्या? आपको कैसा लगता होगा? लगना क्या है, और कब तक? एक ही शहर में रहकर कब तक बचा जा सकता है? 1000 बार एक दूसरे से टकराएंगे, और फोटो तो उसकी हर दूसरे चौथे दिन आया ही करेगी। प्रेस वालों का सौंदर्य बोध बहुत उच्च कोटि का होता है। आप तो कितने मज़े से कह रहे हैं ये सब। सुबह जरा विभा का गुस्सा देखते, इतना बक रही थी। पागल है वह, भला गुस्सा करने जैसा इसमें क्या है? कुछ नहीं है। देखो प्रभा, खंडित मूर्ति की पूजा का विधान तो हमारे शास्त्रों में भी नहीं है, फिर उषा को ही दोष क्यों देना? लेकिन यही एक्सीडेंट शादी के बाद भी तो हो सकता था। मैं बार बार ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ प्रभा, जो कुछ भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। यही सब यदि शादी के बाद घटित होता तो उसकी नज़रों में तैरती घृणा, उपेक्षा मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता। क्या सचमुच कभी कुछ फील नहीं होता? होता था, बहुत फील होता था कभी, पर अब मैं पत्थर बन गया हूँ। जीवन के उस अध्याय को मैंने फाड़ कर गुड़ी मुड़ी करके फेंक दिया है। अब चैन ही चैन है। ठाठ से नौकरी करता हूँ, सुबह शाम इन लड़कों से हंस बोल लेता हूँ, रात को घंटे 2 घंटे क्लब में बैठ लेता हूँ। अच्छी कट रही है, दाल रोटी के लायक कमा लेता हूँ। कुछ क्षण कमरा नीरवता में डूबा रहा। गोपाल दा, बोलो, एक प्रार्थना सुनेंगे? कहो। आपको तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है गोपाल दा, पर मुझे है। मुझे एक घर चाहिए गोपाल दा, सर छुपाने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। क्या आपके घर में थोड़ा सा स्थान मिल सकेगा? बोलिए। रामचरण का हाथ बटाती हुई आपके चरणों में यहीं पड़ी रहूंगी उम्र भर। लड़की पागल तो नहीं हो गई है? ये तो मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा। आवेश में बही जा रही थी प्रभा, उनकी बातों से जैसे जमीन पर आ गिरी। हे ईश्वर, ये क्या कह गई मैं? उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। प्रभा, इधर देखो प्रभा। उसने सिर नहीं उठाया। प्रभा। इस बार आवाज़ इतनी निकटता से आई कि उसे देखना ही पड़ा। वे बिल्कुल उसके सामने खड़े थे। मैं जानता हूँ प्रभा, तुम बहुत परेशान हो। कोई बहुत बड़ी मजबूरी होगी जो तुमसे इतनी बड़ी बात कहलवा गई। लेकिन विश्वास रखो, तुम्हें कोई शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। भूलने की आदत है मुझे, इसे भी भूल जाऊंगा। लेकिन यदि यह बात तुम्हारे हृदय से उठी थी, तो यह आवाज़ तुम्हारे अंतर्मन की आवाज़ थी, तो मुझे बताओ, मैं उस बात को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। उन पावन वचनों का निरादर कभी नहीं करूंगा, लेकिन पहले मैं सत्य जानना चाहूँगा। बोलो प्रभा, जवाब दो। बौरा गए हैं गोपाल दा, इतनी बड़ी बात क्या यूं बार बार कही जाती है?
दोस्तों अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी द्वारा लिखी कहानी स्वयंवर का आखिरी भाग। दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।